Welcome in this video. In this video, we are going to discuss about new centers of power. इस वीडियो में हम टर्म 2 का चैप्टर नए सत्ता के नए केंद्र के तौर पे इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर है किस बारे में, उसके बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर में आपको 4 संस्थाओं के बारे में और 4 देशों के बारे में पढ़ना है जो किस तरह से नई सत्ता के केंद्र बन रहे हैं, इनके बारे में हमें जानना है। इस चैप्टर का नाम आपकी बुक में लिखा है न्यू अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर या फिर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। चैप्टर 4 आपकी बुक में दे रखा है, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम कर दिया है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के नए केंद्र, ना कि अल्टरनेटिव सेंटर्स। वैकल्पिक केंद्र नहीं, नए केंद्र के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें पहला जो हमारा है वो हमारा को पढ़ना है यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ के बारे में हमें पहली बार पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने टर्म 1 में भी देख चुके हैं, जहाँ पे हमने देखा था 1945 से 1991 तक कोल्ड वॉर का पीरियड रहा, और उस कोल्ड वॉर के पीरियड में यूएसएसआर और यूएसए दोनों के बीच में जो राइवलरी थी, जो आप कह सकते हो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं था, एक तरह से एक डायरेक्ट वॉर में नहीं गए थे, फुल फ्लेज वॉर में नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे या फिर जो उनके बीच में प्रतिद्वंदिता थी, कॉम्पिटिटिवनेस थी, वो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर को आगे लेके गई। और कहीं ना कहीं जो विचारधाराओं का जो अंतर था, जो भेदभाव था, उसके बाद से चीज़ें रियलाइज होने लगी कि विश्व जो है कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। विश्व एक साम्यवादी जिसका सपोर्टर यूएसएसआर रहा था, एक था पूंजीवादी जिसका सपोर्टर हम मानते हैं अमेरिका को या फिर यूएसए को हम मानते हैं। तो इसके साथ साथ में क्या हुआ, जब 1945 जब शीत युद्ध स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, उसके बाद से हम लोग को थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर के पीरियड के टाइम पे क्या चीज़ें थी, क्योंकि हर एक संस्था को बनाने से पहले कुछ ना कुछ उसके पृष्ठभूमि रही होगी, उसका बैकग्राउंड रहा होगा। तो हमें इस पार्ट के बैकग्राउंड को समझने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा 1945 से शुरू हुए कोल्ड वॉर पीरियड को, जो 91 में खत्म हुआ। शीत युद्ध का जो पीरियड रहा, जो उस टाइम पे राइवलरीज थी, उन राइवलरीज के टाइम पे हमने ये चीज़ टर्म 1 में भी जानी है कि एक मार्शल प्लान थी। मार्शल प्लान का मतलब है एक ऐसा प्लान, एक ऐसा योजना जिसके थ्रू जो अमेरिका के सपोर्टर कंट्रीज हैं, यूरोप में कंट्रीज जो ऐसे हैं जो अमेरिका को सपोर्ट करती हैं, उन कंट्रीज को अमेरिका ने एक फाइनेंशियल एड दिया था। उन कंट्रीज को अमेरिका ने एक पैसे के या फिर वित्तीय सहायता प्रदान करी, जिससे कि वहाँ के देशों को रिकंस्ट्रक्ट करने में, उनकी संरचना करने में, उनको वापस विकास करने में हेल्प हो सके। इसके लिए ये मार्शल प्लान शुरू हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर के पीरियड में आप जानते हो कि हर एक देश, दोनों देशों के बीच में, अमेरिका यूएसएसआर जो थे, दोनों के बीच में ये प्रतिद्वंदिता थी, कौन कितनी देशों को अपने हिस्से में कर लेता है। तो उसके लिए कहीं पे मार्शल प्लान थी। वहीं इसके साथ साथ में क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन है, उसके लिए कहीं कहीं बनना वहीं से शुरू हो गया था जब मार्शल प्लान स्टार्ट हुई, क्योंकि इसमें कहीं कहीं यूरोप के देशों को एक साथ लेके आया, इंटीग्रेशन हुआ यूरोप के देशों का, जिससे कि अमेरिका के नेतृत्व में कहीं न कहीं देशों का जो विकास है वो संभव हो सके। इसी के साथ में धीरे धीरे करके इसका जो बैकग्राउंड है यूरोपियन यूनियन बनने का, वो बैकग्राउंड स्टार्ट हो चुका था। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 1948 का, 1948 में OEEC, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक ऐसा ही सहयोग के लिए संगठन बनाया गया, जो आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया इकोनॉमिक मैटर्स के लिए। यूरोप के सिर्फ आर्थिक मामलों में सहयोग हो सके, कोऑपरेशन हो सके, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1948 में। वहीं थोड़ा सा जब चलने लगे, ये सिर्फ आर्थिक चीज़ों के लिए था, वहीं थोड़ा सा आगे चल के क्या हुआ कि कुछ और नई नई चीज़ें इमर्ज होने लगी, जिसमें इंपॉर्टेंट आपका है, जिसको हम बोलते हैं 1949 में एक काउंसिल बनी, एक परिषद बनी यूरोपीय देशों की, जिसको कहते हैं काउंसिल ऑफ यूरोप, यूरोपीय परिषद, जिसके अंदर मेन मोटिव था पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर, जो राजनीतिक विषय हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जा सके, उसके लिए ये चीज़ें बनाई गई। 1949 में बनाई गई काउंसिल ऑफ यूरोप। वहीं उसके बाद फिर दोबारा से चीज़ें शुरू हुई कि इंटीग्रेशन होने लगा, जो हमारा यूरोप है, यूरोप के कुछ देशों का इंटीग्रेशन होने लगा। वहाँ पे इंटीग्रेशन जो हुआ वो EEC के तहत हुआ, जो एक समुदाय बनाया गया, कम्युनिटी बनाई गई, उस कम्युनिटी के थ्रू ये चीज़ें हुई, जिसमें था जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, जो हम जिसको कहते हैं पूंजीवादी देश थी, जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में देश थे, उन सबसे मिलाकर एक अलग से एक कम्युनिटी बनाई गई। वो कम्युनिटी का नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इस कम्युनिटी का मतलब था कि जो भी देश हैं इसके अंदर, वो
सभी देश क्या करेंगे, अपने कोऑपरेशन करेंगे, अपने आप का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की फ्रेंडशिप के तौर पे उनकी मदद करेंगे। इसलिए ऐसी कम्युनिटीज बनाई गई। फिर यही कम्युनिटीज आगे जाके एक जो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है या फिर आप कहें जो यूरोप की पार्लियामेंट है उसके लिए रास्ता आगे बढ़ाते हैं। और फिर 1992 में 1992 में जाकर क्या होता है, एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम बोलते हैं मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 में 7 फरवरी को साइन होती है और 7 फरवरी 1992 में यूरोपियन यूनियन ऑफिशियली एक अनाउंस हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। 1992 में उस टाइम पे जब साइन हुई मास्ट्रिक्ट ट्रीटी तो उस टाइम पे इसके जो मेंबर्स थे वो 28 मेंबर्स रहे थे। उन्होंने, हम कहते हैं कि अब ईयू में क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कभी कभी ईयू भी बोल देते हैं, यूरोपियन यूनियन को हम लोग ईयू भी बोल देते हैं। तो ईयू में अभी जो हमारे कंट्रीज हम कहते हैं कि कितने मेंबर्स हैं, कितने सदस्य हैं, तो हम जनरली कहते हैं 28 मेंबर्स। लेकिन 28 मेंबर्स जो हैं ये मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत जो इस तरह से सब लोग एक साथ आए, एक यूनियन बनाया। उस यूनियन में क्या हुआ, 2016 में ब्रिटेन ने एग्जिट करने के लिए प्लान किया। वहाँ पे एक रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह करवाया गया और उस जनमत संग्रह में ये चीज़ कही कि मैक्सिमम लोगों ने कहा हमें यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं रहना है, हमें उनसे अलग होना है। इसलिए ब्रिटेन और एग्जिट, जब ब्रिटेन ने एग्जिट किया तो इस टर्म को कॉइन किया गया कि ब्रेक्जिट हो गया है। तो वही ये चीज़ कहते हैं कि जब ब्रिटेन ने एग्जिट किया तब इसमें टोटल मेंबर्स रह गए 27। तो EU 27 कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, तो उसका मतलब यही है कि ब्रिटेन के बिना जो यूरोपियन यूनियन है उसको हम EU 27 या फिर हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। इसी के साथ में जो ये ब्रेक्जिट हुआ, ये कब से आप मानेंगे, इसको आप मानोगे 27, इसको आप 27 कंट्रीज कब हुई, वो आपको 1 फरवरी 2020 से 1 फरवरी 2020 से हम लोग कहते हैं कि EU 27 इम्प्लीमेंट हो गया है। EU 27 का मतलब है कि 2020 के 1 फरवरी से ही जो ब्रेक्जिट है वो कहीं ना कहीं रेफरेंडम के तौर पर उसको पास कर लिया गया है। अभी भी कुछ ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है थोड़ा बहुत, जिसमें ये है कि उनको नेगोशिएशंस करनी है यूरोपियन यूनियन से, किस तरह से चीज़ें रहेंगी, किस तरह से काम होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन में वो 27 मेंबर्स हैं। वहीं इसमें एक और चीज़ है, जब ये मास्ट्रिक्ट ट्रीटी को साइन किया गया, मास्ट्रिक्ट संधि को जब साइन किया गया तो उसके बाद में एक ऐसा एरिया बनाया गया, उसके बाद उससे कुछ टाइम पहले आप कह सकते हैं 1985 में उसको बनाया गया शेंजन एक एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट किया गया यूरोपियन यूनियन बनाने से पहले कि भाई हम लोग जो मेंबर्स हैं वो सब क्या करें, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो सब एक ऐसा एरिया बना लेते हैं, हम लोग शेंजन एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिसमें क्या होगा कि बिना पासपोर्ट कंट्रोल्स के, मतलब अगर हमें एक कंट्री में जाना है तो बाकी और कंट्रीज में बिना पासपोर्ट का चेक किए, बहुत ज़्यादा परेशानी किए, बहुत ज़्यादा एक तरह से हमें हर देश के लिए पासपोर्ट लेने के बजाय एक ही देश का पासपोर्ट ले लेते हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1985 में शेंजन या फिर शेंगेन, हिंदी में हम शेंगेन कहेंगे इसको, तो हिंदी में या फिर आप शेंजन भी कह सकते हैं इसको। तो शेंजन जो एग्रीमेंट 1985 में किया गया उसको 1995 में 10 साल उसको प्रभावी होने में लगे, तो पासपोर्ट विदाउट कंट्रोल के उसको एरिया बना सके, इसके लिए शेंजन एग्रीमेंट 1985 में किया गया, जो 1995 से इफेक्टिव हुआ। वहीं उसके बाद में आप अगर देखेंगे जैसे हर एक कंट्री का अलग अलग फ्लैग होता है, हर कंट्री की अलग करेंसी होती है, हर एक कंट्री का एक फाउंडेशन डे होता है, या फिर आप जैसे इंडिया है, इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस डे होता है, वहीं रिपब्लिक डे भी हमारे लिए होता है। तो जो डेज हैं उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट डेज या फिर आप कहें जो बहुत फाउंडिंग डेट है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के लिए भी है। जो यूरोपीय संघ है उसका अपना एक झंडा है, उस झंडे में 12 स्टार्स बने हुए हैं। वो स्टार्स का मतलब यही है कि जो गोला है उसके तहत ये है कि हम सब एक साथ हैं, बंधुता है, सॉलिडारिटी है और यूनिटी हमारे अंदर है, इस चीज़ को दिखाते हैं। वहीं उसके अलावा एंथम, उनका अपना अलग से ज्ञान है, एक से अलग से अपना राष्ट्रीय गान, या फिर आपका जैसे इंडिया का राष्ट्रगान है वैसे उनका भी एक अलग से गान है। वहीं उनकी करेंसी है, करेंसी को जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे इंडिया की रुपी है वैसे यूरोपीय यूनियन की आप कह सकते हैं करेंसी या फिर मुद्रा कह सकते हैं, वो है आपका क्या, यूरो। यूरो जो है जिस जिस देश में यूरो का फॉलो किया जाता है, यूरो को माना जाता है करेंसी के तौर पे, उस जोन को हम कहते हैं यूरो जोन। उस जोन को हम क्या कहते हैं, यूरो जोन या फिर यूरो क्षेत्र कह सकते हैं, जहाँ पे यूरो कंट्री, यूरो जो करेंसी है उसके तहत लेन देन किया जाता है। वहीं इसके अलावा हम क्या होता है, इसकी फाउंडिंग डेट भी है। फाउंडिंग डेट भी होने के साथ साथ हमारा क्या है, जो हमारा फाउंडिंग डेट किसको मान सकते हैं, 7 फरवरी 1992, जिस दिन मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो
साइन हुई थी, उस ट्रीटी को, उस दिन को हम कह सकते हैं कि इनका फाउंडिंग डे है। वहीं इसके साथ में अब इसका हम देख लेते हैं कि क्यों हम लोगों ने ऐसा बनाया, हमने यूरोपियन यूनियन को क्यों क्रिएट किया, क्यों बनाया, यूरोप के देशों ने क्यों बनाया होगा। तो कोई भी अगर हम संगठन बनाते हैं तो संगठन बनाने का मेन पर्पज हमारा होता है कि हम सब साथ में आ जाएं, हम बिखरे बिखरे ना रहें, कोई उधर ऐसा ना रहे, बल्कि टू कोलाइड, हम लोग एक साथ आ जाएं, एक साथ सपोर्ट करने के लिए आ जाएं। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन जो बनाया गया था टू प्रमोट पीस, डेवलपमेंट, ट्रेड, इसके अलावा जो कोऑपरेशन है, रीजनल असिस्टेंस है, सपोर्ट है, उसको बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इसका आप तरीका निकाल सकते हो कि इकोनॉमिक तरह से हम ट्रेड में अच्छे से आसानी से हमारे देशों के बीच हो जाए। अगर पासपोर्ट एक जैसा रहेगा शेंजन एग्रीमेंट के तहत, तो हमारा क्या होगा, उसमें ज़्यादातर लोग हमारे इन्वेस्ट करेंगे कि हाँ हमारे पास में डेवलपमेंट के फ्रूट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो हमारे लिए ज़रूर, जो हम कहते हैं, हमारा कहने का मतलब है यूरोप, तो यूरोप के लिए बेनिफिशियल होगा ये चीज़, इसीलिए यूरोप ने इस एग्रीमेंट को बनाया। और आज भी हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है एक अच्छे संगठन के तौर पे काम कर रहा है, एक एकता के तौर पे सभी देशों को लेके चल रहा है, जिसमें कहीं ना कभी कभी कुछ ना कुछ थोड़े मोड़े होते रहते हैं सुझाव, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़े बहुत संघर्ष होते रहते हैं, परंतु आज भी 1992 से जो हमारा यूरोपियन यूनियन है वो अभी तक बना हुआ है, और इसके जितने भी देश हैं वो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे कि उनका जो रीजनल कोऑपरेशन है, रीजनल डेवलपमेंट है, वो इंक्रीज हो, ट्रेड बढ़े, इसके अलावा जो उनकी करेंसी है, जो वहाँ पे एकता की भावना है, उसको बढ़ावा मिल सके। ये आज की वीडियो को इतना ही था, बाकी चीज़ें अगली वीडियो में करेंगे।